स्टॉक मार्केट में सक्सेस का अल्टीमेट फॉर्मूला एक ही है, बाइंग लो एंड सेलिंग हाई। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, बट ऑनेस्टली इससे कंसिस्टेंटली कर पाना सबसे मुश्किल काम है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्लेम करते हैं बैलेंस एडवांटेज या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स। ये फंड्स मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपना एसेट एलोकेशन डायनेमिकली शिफ्ट करते रहते हैं। इनका मेन एम होता है आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को लेस बम्पी बनाना। इसलिए ज्यादातर बैफ्स इक्विटी एलोकेशन तब कम करते हैं जब मार्केट्स ओवरहीटेड हों और तब बढ़ाते हैं जब मार्केट्स नीचे गिर रहे हों। अब अगर पिछले एक साल का डेटा देखें तो निफ्टी 50 ने काफी बड़े स्विंग्स दिखाए, 26,000 के हाई से लेकर 22,000 के लो तक। लेकिन इस पूरे टाइम में बैफ्स का इक्विटी एलोकेशन लगभग एक जैसा ही था, यानी 66% से 69% के बीच। अब ये उन इन्वेस्टर्स के लिए काफी शॉकिंग हो सकता है जिन्होंने ये सोचकर बैफ में पैसा लगाया था कि ये फंड्स मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से अपना एलोकेशन चेंज करेंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि बैफ्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो रियलिटी में काम नहीं करता? हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनीज हिंदी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बैफ्स के इक्विटी एलोकेशन का पूरा एनालिसिस करेंगे और इनके इंटरनल मॉडल्स को समझेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि फंड्स असल में कैसे ऑपरेट करते हैं। हम ये भी देखेंगे कि अलग अलग बैफ्स की अभी क्या पोजीशन है। इससे आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए सही फंड चुनने में या अपने पुराने इन्वेस्टमेंट्स को बेहतर समझने में काफी हेल्प मिलेगी। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, हम इस कैटेगरी और इन फंड्स पर तो बात करेंगे ही, लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको बैफ्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर हाँ तो आपके लिए सही फंड कौन सा है। और इस सवाल का सही जवाब आपको मिलेगा ईटी मनी फंड वर्डिक्ट से। ये एक पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन है जो पहले चेक करते हैं कि आपका रिस्क और रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है और फिर देखती है क्या इस फंड कैटेगरी ने और उस फंड कैटेगरी में किसी फंड ने उस एक्सपेक्टेशन को मीट किया है क्या नहीं। अगर ऐसा हुआ है सो द फंड विल बी रिकमेंडेड टू यू along with the recommended investment horizon or which is the best way to invest in it right now based on market conditions। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपको अल्टरनेटिव फंड रिकमेंडेशन भी मिल जाएगी, सो इसे जरूर चेक करें। पोर्टफोलियो में इक्विटी एलोकेशन बढ़ाने का सबसे ऑब्वियस तरीका यही है कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से इक्विटी को बाय या सेल किया जाए। लेकिन ऐसा करने से तीन बड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फर्स्ट है टैक्सेशन। एक बैफ को इक्विटी लाइक टैक्सेशन के लिए क्वालिफाई होने के लिए उसका ग्रॉस इक्विटी एक्सपोजर कम से कम 65% होना चाहिए। अगर इसका इक्विटी एक्सपोजर उस लेवल से नीचे गिरता है तो फंड अपना इक्विटी टैक्सेशन एडवांटेज खो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इसका डेट एक्सपोजर 65% से ऊपर निकल गया तो ये इस पर डेट फंड की तरह टैक्स लगेगा। इसका मतलब है कि आपके सारे गेन्स पे आपके मार्जिनल रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा, चाहे आपने उसमें कितने ही टाइम के लिए होल्ड किया हो। सेकंड है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्योंकि एक बैफ फ्रीक्वेंटली अपना एलोकेशन शिफ्ट करता रहता है तो बार बार बाइंग और सेलिंग की वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी बढ़ सकते हैं, जो अल्टीमेटली आपके रिटर्न्स को कम कर देते हैं। और थर्ड है बार बार स्टॉक पोजीशंस लेना और एग्जिट करना ऑपरेशनल डिफिकल्टीज क्रिएट करता है, खासकर स्मॉल कैप्स में या उन कंपनीज में जहां लिक्विडिटी कम हो। इसलिए बैफ स्टॉक्स की फिजिकल बाइंग और सेलिंग को अपना मेन टूल नहीं बनाते। वो एक्चुअली डेरिवेटिव फ्यूचर्स और ऑप्शंस को यूज करते हैं अपने नेट स्टॉक पोजीशंस को एडजस्ट करने के लिए। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए किसी बैफ ने अपने एसेट्स का 5% रिलायंस इंडस्ट्रीज में होल्ड किया है। अब अपना इक्विटी एलोकेशन कम करने के लिए वो रिलायंस के स्टॉक्स बेचेगा नहीं, बल्कि वो रिलायंस के फ्यूचर सेल करेगा या पुट ऑप्शंस बाय कर लेगा ताकि अपनी नेट पोजीशन को कम कर सके। मान लीजिए वो फ्यूचर्स मार्केट में रिलायंस को 2% से शॉर्ट कर देता है। अब रिलायंस में उसकी नेट पोजीशन 5% से घटकर सिर्फ 3% रह जाएगी। अब अगर बाद में फंड अपना एलोकेशन बढ़ाकर 4% करना चाहता है तो वो बस अपने फ्यूचर का 1% स्क्वायर ऑफ कर लेगा। इससे रिलायंस में उसका एलोकेशन वापस 4% हो जाएगा। अब डेरिवेटिव्स के थ्रू किया गया ये एडजस्टमेंट काफी काम आता है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि बैफ अपना इक्विटी टैक्सेशन स्टेटस बरकरार रखते हैं, क्योंकि ग्रॉस लेवल पर उसका इक्विटी एक्सपोजर अभी भी 65% या उससे ज्यादा होता है। दूसरा, डेरिवेटिव्स में ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी कम होते हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स के रिटर्न पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। और क्योंकि बैफ स्टॉक्स को होल्ड करके रखता है तो फंड के अपने ऑपरेशनल और चर्निंग के इश्यूज भी खत्म हो जाते हैं। अब इसके अलावा बैफ को स्पॉट और डेरिवेटिव्स मार्केट के प्राइसेस का डिफरेंस यूज करने का भी मौका मिलता है, जिससे वो एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकता है। आप शायद इसे आर्बिट्राज के नाम से पहले से ही जानते होंगे। तो डेरिवेटिव्स के थ्रू स्टॉक एक्सपोजर एडजस्ट करके एक बैफ लो रिस्क आर्बिट्राज रिटर्न्स भी जनरेट कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बैफ अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए इंडेक्स डेरिवेटिव्स का भी यूज कर सकता है। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए एक फंड का बीटा 0.8 है,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेंचमार्क 10% गिरता है तो फंड सिर्फ 8%। अब अगर ये फंड अपना इक्विटी एक्सपोजर 1000 करोड़ से कम करना चाहता है तो उसे इंडेक्स फ्यूचर्स में 1250 करोड़ के शॉर्ट लेने होंगे। ये कैलकुलेशन सिंपल है, 1000 करोड़ को 0.8 के बीटा से डिवाइड करके ये नंबर आता है। तो कुछ इस तरह BAPS अपने इक्विटी एक्सपोजर को एडजस्ट करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से पिछले एक साल के डेटा को देखते हैं, लेकिन इस बार डेरिवेटिव्स एक्सपोजर को ध्यान में रखकर। पिछले एक साल में बैलेंस एडवांटेज फंड्स के नेट इक्विटी 54% से 58% के बीच में रही है। वह इनका डेरिवेटिव एक्सपोजर 11 से 12% पर स्टेबल रहा है। चलिए अब अगले सेक्शन में समझेंगे कि BAPS अपना इक्विटी एलोकेशन आखिर किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। ज्यादातर BAPS अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड करने के लिए एक इन हाउस प्रोप्राइटरी वैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं। जब ये मॉडल सिग्नल देता है इक्विटी चीप है तो वो एलोकेशन बढ़ा देते हैं, और जब मार्केट महंगा लगता है तो उसे कम कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस AUM के हिसाब से सबसे बड़े BAPS को देखते हैं, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, जो 98,000 करोड़ से भी ज्यादा के एसेट्स को मैनेज करता है। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड इक्विटी एलोकेशन डिसाइड करने के लिए वैल्यूएशन को यूज करता है। इसके बाद ये मैक्रो फैक्टर्स को असेस करता है और उसके बेसिस पर इक्विटी एलोकेशन को 10% ऊपर नीचे करता है। और फाइनली ये बॉटम अप असेसमेंट के जरिए स्टॉक्स पिक करता है। एसेट्स के हिसाब से नेक्स्ट सबसे बड़ा फंड है ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, जो 66,000 करोड़ से भी ज्यादा के एसेट्स को मैनेज करता है। ये फंड अपने इक्विटी एलोकेशन को प्राइस टू बुक या PB वैल्यूएशन मल्टीपल पर एंकर करता है। ये PB रेशियो को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनका मानना है कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के मुकाबले ये कम वॉलेटाइल और ज्यादा रिलायबल होता है। फाइनली बात करते हैं SBI बैलेंस एडवांटेज फंड की। ये इस कैटेगरी की तीसरी सबसे बड़ी स्कीम है और इसका AUM 38,000 करोड़ से भी ज्यादा है। ये फंड अपना इक्विटी डेट मिक्स कई फैक्टर पर डिसाइड करता है, जैसे इक्विटी वैल्यूएशंस, इंटरेस्ट रेट्स, एसेट क्लासेस पर उनका व्यू और रिस्क मैनेजमेंट। BAPS जनरली इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। जब मार्केट्स ओवररेटेड होते हैं तो इक्विटी कम कर देते हैं, और जब मार्केट सस्ते होते हैं तो एलोकेशन बढ़ा देते हैं। लेकिन एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड थोड़ा अलग है। ये बुल मार्केट का पूरा फायदा उठाने के लिए एक प्रो साइक्लिकल अप्रोच फॉलो करता है। ये फंड बुल मार्केट्स के दौरान इक्विटी पर डबल डाउन करता है और बियर मार्केट्स में इक्विटी एक्सपोजर को कम कर देता है। ये अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड करने के लिए मार्केट ट्रेंड्स, उसके सस्टेनेबिलिटी, वैल्यूएशंस और बाकी फंडामेंटल फैक्टर्स को कंसीडर करता है। इसके अलावा ये जानना भी जरूरी है कि सारे BAPS इक्विटी फोकस नहीं होते। जैसे पराग पारेख डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड एक डेट हैवी BAP है, लेकिन ये फंड भी अपना इक्विटी एलोकेशन 35% या उससे ज्यादा रखता है ताकि फेवरेबल टैक्सेशन के लिए क्वालिफाई कर सके। जैसे हमने डिस्कस किया, ऐसे फंड से होने वाले गेन्स पर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है अगर उन्हें परचेज के 2 साल के अंदर बुक किया जाए, और 2 साल के बाद इन पे 12.5% का टैक्स लगता है। अब इस फंड की स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है, इनकी नेट इक्विटी हमेशा 20% के अंदर ही रहती है। पॉइंट ये है कि भले ही BAPS ऊपर से एक जैसे लगें और लो वॉलेटिलिटी के साथ इक्विटी लाइक रिटर्न्स का क्लेम करें, पर उनके अप्रोचेस काफी अलग हैं। अब क्योंकि हर BAPS एक अलग अलग मॉडल फॉलो करता है तो उनका इक्विटी डेट एलोकेशन एक दूसरे से या कैटेगरी एवरेज से काफी डिफरेंट हो सकता है। लेकिन ये डिफरेंस आपको सिर्फ ग्रॉस लेवल पर देखकर समझ नहीं आएगा। इसके लिए आपको फंड का पोर्टफोलियो को थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा ताकि आप उसके डेरिवेटिव एक्सपोजर और नेट इक्विटी एलोकेशन चेक कर सके। ये सारी डिटेल्स आपको AMC की वेबसाइट्स पर अवेलेबल फंड फैक्ट शीट्स में मिल जाएंगी। फॉर इंस्टेंस एक बार कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड की फैक्ट शीट से देखते हैं। ये फंड अपना इक्विटी एक्सपोजर 65% मेंशन करता है, लेकिन इस इक्विटी एक्सपोजर को इसके डेरिवेटिव एक्सपोजर के साथ एडजस्ट करना जरूरी है, जो कि लगभग -5% है। तभी आपको किसी BAPS के सही एसेट एलोकेशन की क्लियर पिक्चर मिल पाएगी। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं कि अलग अलग BAPS ने पिछले एक साल में अपना नेट इक्विटी एक्सपोजर को कैसे मैनेज किया है। चलिए सबसे पहले उन BAPS पर नजर डालते हैं जिन्होंने पिछले एक साल में ऑन एवरेज काफी हाई नेट इक्विटी एक्सपोजर मेंटेन किया है। इस सेगमेंट में सबसे ऊपर है बजाज फिनसर्व बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसका एवरेज नेट इक्विटी एक्सपोजर 79% रहा। इसके बाद आता है एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसका नेट इक्विटी एक्सपोजर 77% है, और फिर बड़ौदा BNP पारिवाह बैलेंस एडवांटेज फंड 75% एलोकेशन के साथ। इन टॉप 10 हाई इक्विटी BAPS ने एवरेज 4.8% का रिटर्न जनरेट किया, वहीं निफ्टी 50 एटारे के रिटर्न्स लगभग 3.3% रहे। अब बात करते हैं उन BAPS की जिन्होंने पिछले एक साल में एवरेज नेट इक्विटी एक्सपोजर काफी कम रखा है।
इस लिस्ट में सबसे ऊपर है डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड, जिसने सिर्फ 37% का एवरेज नेट इक्विटी एक्सपोजर मेंटेन किया है। इसके बाद आता है एचएसबीसी बैफ 41% एलोकेशन के साथ और सैमको डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड 47% के साथ। ओवरऑल इन फंड्स ने एवरेज 4.7% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 टीआरआई का रिटर्न 3.29% रहा है। चलिए अब उन बैफ्स को देखते हैं जो पिछले एक साल में अपने नेट इक्विटी एक्सपोजर को चेंज करने में सबसे ज्यादा एक्टिव रहे। इसको समझने के लिए हमने एक मैट्रिक यूज करते हैं जिसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या सीवी कहते हैं। इसको निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड किया जाता है और रिजल्ट परसेंटेज में आता है। अब इसका लॉजिक सिंपल है, सीवी जितना ज्यादा होगा डेटा सेट में वेरिएबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी जिस बैफ का सीवी जितना हाई है वो फंड अपना नेट इक्विटी एलोकेशन को उतनी तेजी से चेंज करता है। हाई सीवी के बेसिस पर टॉप 10 बैफ्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है सैमको डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड, जिसका सीवी 37% है। इसके बाद आता है आईटीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसका सीवी 22% है, और फिर मोतीलाल ओसवाल बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसका कोएफिशिएंट वेरिएशन 20% है। सैमको की ग्रॉस इक्विटी डेरिवेटिव्स और नेट इक्विटी एलोकेशंस पर एक नजर डालते हैं ताकि समझ सकें कि ये फंड इतना ज्यादा एक्टिव कैसे रहा है। पिछले एक साल में सैमको का ग्रॉस इक्विटी एलोकेशन 61% से 90% के बीच रहा है, और इस एक्सपोजर को कम करने के लिए उनकी डेरिवेटिव पोजीशंस -9% से -57% तक गई। इसका मतलब ये हुआ कि फंड का नेट इक्विटी एक्सपोजर 12% से लेकर 69% तक स्विंग हुआ है। ये साफ दिखाता है कि पिछले एक साल में एसेट एलोकेशन को लेकर काफी एक्सट्रीम चेंजेस किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे बैफ्स हैं जिन्होंने पिछले एक साल में अपना नेट इक्विटी एक्सपोजर को ज्यादा नहीं बढ़ाया है। इसमें फ्रैंकलिन इंडिया बैफ, इन्वेस्टको इंडिया बैफ और कोटक बैफ जैसे फंड शामिल हैं। आखिर में आप देखते हैं कि कैटेगरी के 3 सबसे बड़े फंड्स एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई ने पिछले एक साल में अपने नेट इक्विटी एक्सपोजर को कैसे मैनेज किया है। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड पूरे साल इक्विटी हैवी रहा है, जिसका एवरेज एलोकेशन लगभग 64% रहा। वहीं दूसरी तरफ आईसीआईसीआई और एसबीआई दोनों ने इक्विटी पर अपना हाथ थोड़ा हल्का रखा है, जहां आईसीआईसीआई का एवरेज नेट इक्विटी एलोकेशन तो 50% से भी नीचे रहा। अगर नेट इक्विटी में चेंजेस की बात करें तो आईसीआईसीआई सबसे ज्यादा एक्टिव रहा, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 11% है। वहीं इन तीनों में एचडीएफसी सबसे कम एक्टिव रहा। आईसीआईसीआई का लो इक्विटी और हाई एक्टिविटी वाला स्टैंस उनके लिए काफी फंडामेंटल रहा है, क्योंकि फंड ने लगभग 9% का रिटर्न जनरेट किया है। ये रिटर्न निफ्टी 50 के साथ साथ एचडीएफसी और एसबीआई दोनों से ज्यादा है। अब आपकी स्क्रीन पर इन तीनों फंड्स के पिछले एक साल का नेट इक्विटी एक्सपोजर है। एचडीएफसी का नेट इक्विटी एक्सपोजर 60% से 69% के बीच रहा, आईसीआईसीआई का 42% से 62% और एसबीआई का 47% से 59% तक गया था। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अब मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें। विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.